नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर क्यों कहा जाता है, होम ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड को। तो ऐसी अपन पहले अपन पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे 2-3 ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जिस वजह से इनको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। पहले अपन बात करते हैं डेमोक्रेसी क्या होती है और फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र की प्रमुख परिभाषा जो दी गई थी, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। इसका मतलब ये है कि जनता के पास जो शक्ति है वो जनता के द्वारा जब स्वयं यूज की जाती है तभी वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और जब जनता स्वयं अपने डिसीजन खुद नहीं लेती और अपने डिसीजन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मनोनीत करती है जो उसका प्रतिनिधि कहलाता है, तो वो उस प्रतिनिधि द्वारा जो जनता के बिहाफ पे जो डिसीजन लिया जाता है उस तरीके को अप्रत्यक्ष तरीका कहा जाता है प्रजातंत्र का। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, लोकतंत्र का घर कहा जाता है क्योंकि मुख्यतः लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही सबसे अच्छा माना गया था। इसका जो दर्शन होता है लोकतंत्र का, यानी जब हर व्यक्ति जब खुद का डिसीजन खुद लेता है, खुद के बारे में जो भी कानून लागू करने, कानून बनाने, जब खुद डिसीजन लेता है तब ही ये माना जाएगा कि वो अधिकतम अपने अधिकारों और अपने स्वतंत्रताओं की रक्षा कर पाएगा। तो प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्य और भारत के वज्जी संघ जो नेपाल के करीब जो होता था, महात्मा बुद्ध जो जिनसे जुड़े हुए थे, वहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। लेकिन कालांतर में राज्यों की जनसंख्या बढ़ जाने के कारण, बड़े आकार वाले राज्यों की स्थापना के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र का व्यवहारिक पाया गया, यानी लोग खुद डिसीजन नहीं कर पाते। ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठी होते ही किसी एक मत पे पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है। इस वजह से जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाने लग गए और इन प्रतिनिधियों द्वारा जनता के नाम पे उनके नीतियाँ बनाने जाने लग गई और उनके डिसीजन लिए जाने लग गए और वो जनता के डिसीजन कहलाए जाते थे। लेकिन यह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र था। लेकिन वर्तमान में स्विट्ज़रलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के शासन प्रणाली प्रचलित है। तो यहाँ पे जो है लैंड जिमाइंड के रूप में जो एक सभा अपने को देखने को मिलती है, आगे अपन पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है। कुछ कैंटों में नागरिकों के लिए मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य है, जिससे भी लोकतंत्र को ज़्यादा सफल बनाने जाने में सहायता मिलती है। और तो कुछ कैंटों में मतदान न करने वाले व्यक्तियों को जो सामान्य जुर्माना भी देना होता है, जबकि कुछ कैंटों में ऐसी जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। तो अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की मांग हर देशों में रहती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से ऐसा देश है जिसमें अनिवार्य मतदान है, छोटा क्वेश्चन 2 नंबर का। तो उसका आप आंसर दिखेंगे स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड की लोकतंत्रात्मक का एक प्रतीक और माना जा सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा लोकतंत्र ज़्यादा प्रभावी हो पाएगा। अब अपन पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसके उपकरण क्या हैं, टूल्स क्या हैं, जिससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो कैसे इस समय जब जनसंख्या सभी देशों में ज़्यादा पाई जाती है तो कैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अभी भी सफल बना पाया है, कैसे उसको लागू कर सकता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपन देखते हैं कि 3 तरीके से देखेंगे। पहले है लैंड्सजीमेंट या प्रारंभिक सभाएं। तो इन कैंटनों में कोई जो आपने बताया था पहले कि एक पूर्ण कैंटन में और 4 वो अर्ध कैंटनों में ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पे लैंड्सजीमेंट कार्य करता है। तो ये वो प्रारंभिक सभाएं होती हैं जिसमें जनता खुद उसी सभा में फैसला करती है, अपने कानून निर्माण करती है। इसमें 20 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति स्त्री पुरुष वाद विवाद में भाग लेते हैं और मत देने का अधिकार उनको होता है वाद विवाद के बाद में। ये अपने अगले वर्ष उसमें जो कानून तय करते हैं उसको लागू करने के लिए एक कार्यकारी परिषद का ये चुनाव कर लेते हैं और कार्यकारी परिषद उसके जो उन लोगों ने उस टाइम जो कानून बनाए हैं उसको लागू करवाने का कार्य करती है। फिर यही कार्यकारी परिषद अगले वर्ष के लिए बजट भी प्रस्तुत करती है कि इतना खर्चा लगेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और इस बजट को सभा में पारित किया जाता है। तो सभा द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। इस वजह से आम जनता के द्वारा जब अपने कानून निर्माण और बजट पारित किया जाता है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम कर रही है। ये लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त स्त्री पुरुष होने चाहिए, तभी विवाद का एक सही स्तर पे विवाद होता है और एक
स्वस्थ वाद विवाद हो पाता है। अन्यथा कई बार शिक्षा और ज्ञान के अभाव में वो जो कानूनी निर्माण होते हैं वो उच्च स्तर के निर्मित नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो उपकरण है, दूसरे तरीके हैं, सबसे बेस्ट लैंडजीमाइन जो था वही था। इसके बाद में दूसरे उपकरण है लोक निर्णय आरंभक। ये उतनी ज़्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्येक लोकतंत्र के करीब है। वो किस तरीके से कि जो कानून निर्माण का कार्य है यहाँ पे जनता द्वारा खुद नहीं किया जाता। बस ये होता है कि कानून निर्माण करती व्यवस्थापिका ही है निर्माण, बस जनता द्वारा उसका फैसला किया जाता है कि ये कानून सही बना है या गलत बना है। तो अन्य जो स्विट्ज़रलैंड के जो अन्य कैंटन थे वहाँ प्रत्येक लोकतंत्र के जो लैंडजीमाइन थे उसकी अव्यवहार्यता के कारण नहीं अपनाया जा सका, लेकिन वहाँ पे लोक निर्णय और आरंभक को अपना कर उसकी प्रत्येक लोकतंत्र की भावना को वैसे वैसे जिंदा रखा गया है। यहाँ भी लोकतंत्र प्रत्यक्ष ही रहता है और अपनी शक्तियाँ सौंपते समय जिस जनता उन्हें त्याग नहीं देती है। तो अपन देखेंगे लोग ये किस तरह के यहाँ पे काम करते हैं। तो लोक निर्णय या जनमत संग्रह होता क्या है? लोक निर्णय इस विचार पर आधारित होता है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानून और विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जनता चाहे तो उनके बनाए हुए कानूनों को निरस्त भी कर सकती है, जो कि अपने यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो लोक निर्णय का तात्पर्य ये है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप नहीं ग्रहण कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे, अर्थात जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। तो इसे कहते हैं लोक निर्णय। लोक निर्णय जिसमें व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर जनता द्वारा निर्णय किया जाता है कि ये कानून को लागू किया जाना है या ये कानून को लागू नहीं किया जाना है। इसके दो रूप हो सकते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य है जिसमें कि विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के विधेयक कानून नहीं बन सकते, तब तो वो अनिवार्य जो व्यवस्था ऐसी लोक निर्णय की जहाँ व्यवस्था होती है जिस देश में उसे अनिवार्य लोक निर्णय माना जाता है। और ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य है कि संविधान द्वारा जो निर्धारित जनता की निश्चित समय के भीतर अगर विधेयक पर लोक निर्णय की मांग न करे तब तक उसको पारित ही माना जाता है। यानी व्यवस्थापिका खुद से जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करती, कानून बना के रख लेती है। जनता को एक निश्चित समय के अंदर अगर उससे कोई आपत्ति है तो वो एक प्रस्ताव पारित करे, एक कुछ संख्या में जैसे 1 लाख लोगों के साइन से भिजवाए उनके पास कि हमें ये इस पर लोक निर्णय की ज़रूरत है, तभी वो लोक निर्णय के लिए रखी जाएगी, तो उसको बोलते हैं ऐच्छिक। अब दूसरा है आरंभक। आरंभक इनिशिएटिव यानी शुरुआत करना, ये दूसरे तरीका का है। पहले वाले तरीके में यह है कि व्यवस्थापिका जनता से पूछती है कानून बनाने के बाद में कि ये सही है या गलत है। लेकिन क्या हो कि व्यवस्थापिका कोई कानून बनाए ही ना, वो कानून बनाने ही बंद कर दे, जबकि जनता को ज़रूरत है किसी ऐसे कानून की कि इस समय ये कोई कुप्रथा चल रही हो जिसको बंद करना हो या फिर कुछ भी ऐसा। तो ये अगर ना बनाए तो उस स्थिति में किया जाए, तो उस स्थिति में बचने के लिए कि एक नया तरीका वो है आरंभिक इनिशिएटिव। यानी जनता खुद से इनिशिएट करती है कानून बनाने का। तो इसके लिए वो एक विधानमंडल को एक जनता द्वारा एक विधेयक का प्रारूप तैयार करके वहाँ पे भिजवाया जाता है और फिर विधानमंडल से मांग की जाती है कि उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करें या फिर इसको लोक निर्णय के लिए भेजा जाए। फिर तो आरंभक भी दो प्रकार के हो जाते हैं, सविन्यासित आरंभक और अविन्यासित आरंभक। तो सविन्यासित आरंभक क्या होता है, जिसमें जनता खुद से ही पूरा फॉर्मेट बना के देती है कानून का, और उस कानून के फॉर्मेट को उस विधायिका के पास भेजा जाता है और विधायिका उस फॉर्मेट को दोबारा पूरी जनता के समक्ष भेज देती है। यानी पहले जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है वो कुछ संख्या में द्वारा जैसे 1 लाख लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है विधायिका को, विधायिका फिर पूरी जनता के निर्णय के लिए रख देती है, फिर पूरी जनता उस पर मतदान करती है। यह सविन्यासित होता है ना, यानी पूरी तरीके से सही तैयार किया हुआ। अविन्यासित है जिसमें बस मोटा मोटी रूपरेखा तैयार करके दी जाती है कि आप इस आधार पर एक कानून का निर्माण करें व्यवस्थापिका, और फिर उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, फिर हम उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे, तो वो कहलाता है अविन्यासित आरंभक। तो आरंभक भी दो प्रकार के हो गए, सविन्यासित और अविन्यासित।
तो इस तरीके से ये छोटा क्वेश्चन अपना बनते हैं। लोक निर्णय या जनमत संग्रह और आरंभक में क्या फ़र्क है? तो लोक निर्णय कब होता है? कानून जब बन जाता है उसके बाद में उस पर जनता द्वारा निर्णय। और आरंभक क्या होता है कि कानून बनाने के लिए जनता का पहले निर्णय, कानून बनाने के लिए विधायिका को कहा जाए और फिर जब कानून बना लेती है विधायिका तो जनता के सामने लोक निर्णय के लिए रखती है। तो आरंभक शुरुआत करने के लिए किसी कानून की, और लोक निर्णय उस कानून का निर्णय करने के लिए कानून बनने के बाद में। ये दोनों तरीके हैं प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी के। पूरे स्विट्ज़रलैंड के सभी कैंटनों में लागू रहते हैं, और स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में एक पूर्ण और 4 अर्धपूर्ण जो कैंटन है वहाँ पे लैंड जिमाइंड के रूप में अपने को प्रारंभिक सभाएं देखने को मिलती हैं। तो स्विट्ज़रलैंड को इस वजह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, इन संस्थाओं की वजह से, जो विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलती हैं।